और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल P/2 kBT। क्या सही है क्या? हाँ सर, ये भी देखा था। ठीक है, और ये भी देखा था कि हमारा जो रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था? प्रेशर इक्वल टू 1/3 N/V इंटू mv स्क्वेयर। तो यहाँ से हमने लिखा था PV इक्वल टू ठीक है, पर ये क्या हो गई? ये एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ mv स्क्वेयर। टोटल एनर्जी और देखो ये वैल्यू आने वाली है 3/2 PV। ठीक है, और इस PV को ही हम KBT लिख सकते हैं, NKBT। और यहां से ही रिलेशन आता है E/N इक्वल टू 3/2 KBT, जो हमने ऊपर लिखा है। ये कहां से आया? फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम पहुंचे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल YE/N इक्वल टू 3/2 KBT। एंड ये भी लिखा कि ये उस मॉलिक्यूल के लिए है जिसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है। सो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंट्रीब्यूटिंग हाफ केबीटी इतनी एनर्जी। अब यहां से आगे जाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेयर्स रिलेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मेयर्स रिलेशन। ठीक है, सो देखो हमारे गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, ये हमें पता है। कौन सी दो है सर? CP एंड CV। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज at constant pressure and constant volume।
दिस इज नथिंग बट amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance to 1 degree Celsius temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius at constant pressure or constant volume condition. ठीक है, so हम लिखते हैं QP heat supplied at constant pressure equal to number of moles into Cp into dt and QV equal to number of moles into Cv into dt. ठीक है, अब ये हीट जो हम सप्लाई करने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर, ये दो चीजों के लिए यूज होने वाली है। ये यूज होने वाली है टू इंक्रीज टेम्परेचर प्लस एक्सटर्नल वर्क, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल वर्क नहीं रहेगा, ये सिर्फ टेम्परेचर राइज के लिए यूज होने वाली है। ठीक है, और सिंगल मोल ये रिलेशन हो जाएंगे हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Cp इंटू dt, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू Cv इंटू dt। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो एक्सटर्नल वर्क क्या होता है ऐसे केस में, P इंटू डेल्टा वी, और P इंटू डेल्टा वी को ही आप R इंटू dt लिख सकते हो। फॉर n मोल्स ये वर्क रहता है P इंटू डेल्टा वी दैट इज NR/dt। सर ये कहाँ से लिखा, थोड़ा सा बता दो, बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब दो कंडीशन हो सकती है। पहले कंडीशन होगी इसे हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक कंडीशन है जब हमने इसका वॉल्यूम फिक्स रखा है, सो जो कुछ भी हीट सप्लाई हो रही है इसके कारण इसका टेम्परेचर राइज होगा। दिस इज कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आ जाएंगी फॉर सिंगल मोल R इंटू dt। बट दूसरी केस है जब हमने इसको एक्सपांड होने दिया,
सो एक्सपांड होने दिया तो देखो अब यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अगेंस्ट ये पिस्टन जो है ये ऊपर आया होगा। पहले ये कंडीशन होगी, पिस्टन यहाँ पर रहा होगा, अब ये पिस्टन ऊपर आया। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि ये इतना इसका एक्सपांशन हुआ। लेट दिस हाइट बी dl। सो देखो ये एक्सपांशन का जो वर्क हुआ, तो इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, अभी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर whatever heat we are providing, whatever heat we are providing is used for rise in temperature plus external work। अब ये rise in temperature is R इंटी dt प्लस एक्सटर्नल वर्क रहेगा PdV। सर ये PdV कहाँ से आया, तो देखो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है dl, बट व्हाट इज एरिया इंटू dl इज dV। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बट हमें ये भी पता है PV इक्वल टू nRT, n इक्वल टू 1 तो आ जाएगा PV इक्वल टू RT। प्रेशर कांस्टेंट है तो जब वॉल्यूम चेंज होगा, R कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, सो PdV कैन बी रिटन एज R इंटू dt। ठीक है क्या, और देखो ये R इंटू dt नहीं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी CV इंटू dt, ये भी आ जाएगा CV इंटू dt, दिस इज CP इंटू dt आ जाएगा। n की वैल्यू 1 है, n CP dt, n CV dt, n R dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। लगे तो फॉर n मॉलिक्यूल्स ये रिलेशन रहेगा NCP dt इक्वल टू NCV dt प्लस PdV। PdV can be written as nR dt, and for one molecule n moles चाहिए, and for one mole this will be Cp dt equal to Cv dt plus R dt। अब देखो dt से डिवाइड करते हैं तो Cp equal to Cv plus R, therefore Cp minus Cv equal to R। This relation is called as Mayer's relation। या हम यहाँ पर कह सकते हैं Cp equal to Cv plus R। ठीक है, Cp equal to Cv plus R। ठीक है सर, बढ़िया है। चलो अब देखो फॉर मोनो एटॉमिक गैस हम कुछ कह सकते हैं क्या, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसका अकेला मॉलिक्यूल अकेला एटम रहता है, ऐसा हीलियम, अर्गोन, ऐसे गैसेस के लिए वी कैन से दैट मोनो एटॉमिक अकेला मॉलिक्यूल है तो इसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी ट्रांसलेशनल, क्योंकि रोटेशनल और वाइब्रेशन सिंगल एटम के लिए तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन की फ्रीडम रहेगा। ठीक है, या 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐसा कहना सही रहेगा। बट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स
as each translational degree of freedom contribute हाफ केबीटी इतनी एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी रहेगी 3 इंटू हाफ केबीटी। ठीक है, सो दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल of molecule. So for 1 mole it will be एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो Na इतने, 3/2 kBt। सो ये एनर्जी आ जाएगी ठीक है। सो अब कहते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant volume will be dE/dt, which is तो ये आ जाएगा 3/2 Na इंटू केबी। बट देखो Na इंटू केबी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर 3/2 इंटू आर। ये क्या आ गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हम एनर्जी देते हैं वो सभी मॉलिक्यूल के पास जाती है, उससे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो देते हैं उससे एनर्जी भी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। इसलिए हमने इसलिए हमने CV इक्वल टू लिखा dE/dt। ठीक है, ये आ गया 3/2 R, और हमारे पास अब रिलेशन है CP इक्वल टू CV प्लस R। CP इक्वल टू CV प्लस R, देयरफॉर CP हो गया CV प्लस R, दैट इज 5/2 इंटू R। तो इस प्रकार से किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप CP और CV निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से गैमा आता है एडियाबैटिक रेशो, CP/CV ये आ जाएगा 5/3। अब लिखते हैं फॉर डायटोमिक गैस। देखो डायटोमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। ठीक है, इसके साथ इसके पास 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। ऐसा अगर रहेगा तो ये इस एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है इस प्रकार से, और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। तो ऐसे 2 मोशन की परमिशन इसको रहेगी। कैसे घूम सकता है सर ये, एक मोशन ऐसे रहेगी और दूसरी मोशन
ये इस प्रकार से रह सकती है और ये इस प्रकार की रह सकती है। ये तो एक्सिस के ऊपर ही होने के कारण ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी। ठीक है, ये किसके लिए होगा? दिस इज फॉर रिजिड रोटर्स, मतलब वाइब्रेशन की परमिशन नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी हो जाएगी ऑफ 1 मोल, एक मॉलिक्यूल की रहेगी 3 × 12 kBt इंटू Na। ट्रांसलेशन के कारण, रोटेशन के कारण कितनी रहेगी? 2 × 12 kb × t। ठीक है, सो सीवी हो जाएगी de/dt। देखो ये कितनी आ रही है, 3/2 kBt प्लस 2/2 मतलब 5/2 kBt ddt। सो ये आने वाला है CV इक्वल टू 5/2 Na इंटू kb, दैट इज 5/2 r। आपको पता है Cp इक्वल टू CV प्लस R, तो इसमें R मिला दो तो ये हो जाएगा 7/2 R। और अगर ऐसा है तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी Cp/Cv, दैट इज 7/5। ठीक है, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर रिजिड रोटर, ध्यान में रखना। इसके जगह अगर नॉन रिजिड रोटर रहा, फॉर नॉन रिजिड रोटर, फॉर नॉन रिजिड रोटर 3 ट्रांसलेशन तो वैसे की वैसी रहने वाली है, 2 रोटेशनल भी रहने वाली है, प्लस 1 वाइब्रेशनल आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 3 टाइम्स हाफ kBt, दिस इज 2 × हाफ kBt। और आपको याद होगा वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 टाइम्स, तो 2 × हाफ kBt। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में रोटेशन, सॉरी, ट्रांसलेशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जीज रहती है। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगी Na 3/2 प्लस 2/2 5/2 प्लस 2 7/2। और अगर ऐसा है तो CV आ जाएगी ddt ऑफ 7/2 kb इंटू Na, दैट इज 7/2 R। अगर ऐसा है तो CP आ जाएगी 9/2 इंटू R, और गैमा आ जाएगा CP/CV, दैट इज 9/7। ठीक है, 9/7। और यही इसके जगह पर अगर पॉलीएटॉमिक गैस रहा,
फॉर पॉलीएटॉमिक गैस हम लिख सकते हैं, 3 ट्रांसलेशन तो पक्की है सर, 3 रोटेशनल आ जाएगी, पॉलीएटॉमिक है तो, और एफ अगर वाइब्रेशनल की होगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल थ्री इंटू हाफ KBT प्लस इंटू Na प्लस Na इंटू 3 इंटू हाफ KBT प्लस Na इंटू F into each degree of freedom contributes 2 times of half kBT. So 2 times of half kBT. इनको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 6/2 6/2 मतलब 3 प्लस F ये आ गई E, therefore CV आ जाएगी 3 प्लस F इंटू R। CV आ जाएगी, CP आ जाएगी, इसमें R मिला दो, सो 4 प्लस F इंटू R, और ऐसा है तो गैमा आ जाएगा 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। So this is for polyatomic molecule. This is for polyatomic molecule. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट रेडिएशन। सो यहाँ पर यहाँ तक जो देखा वो हमारे KTG के बारे में था। ये डेरिवेशन हुआ हमारा पूरा जो हमने पहले क्लास में देखा, वहां से एनर्जी आई थी ईच डिग्री, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशनल KE, अगेन दिस इज ट्रांसलेशनल KE, हाँ, सो 3/2 KBT ईच मॉलिक्यूल की। तो यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अगेन दिस इज ट्रांसलेशनल, इज हाफ KBT, और फिर यहाँ से हमने कहा था देखो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसलेशन कह रहे थे हम, तो XYZ के अलॉन्ग जा सकता है, तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाफ KBT। ठीक है, यहाँ से फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में लिखा, CP/CV क्या होती है, तो CV सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाती है, CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर की जो कंडीशन होती है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है प्लस एक्सटर्नल वर्क भी होता है। फिर ये मेयर्स का रिलेशन आ गया, CP माइनस CV इक्वल टू R। फिर मोनोएटॉमिक गैस के बारे में देखा, डायएटॉमिक गैस के लिए देखा, रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड में वाइब्रेशन होने के चांसेस नहीं है, नॉन रिजिड में वाइब्रेशन हो गए। एंड ये पॉलीएटॉमिक गैस के लिए लिखा कि इसको 3 डिग्री ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी, और एक वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। सो ऐसे केस में CV आ जाएगी 3 प्लस F इंटू R, CP आ जाएगी 4 प्लस F इंटू R, एंड गैमा की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। ठीक है, अब दिस इज ट्रू, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स रेडिएशन। ठीक है, अब देखो रेडिएशन के फॉर्म में, रेडिएशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी आती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो इसमें से ये एनर्जी हीट के फॉर्म में भी आ जाएंगी।
तो इसके साथ कैसे डील करना, ठीक है। सो हमारे पास देखो ऐसा कहाँ पर होता है, तो आपको ये पता है। थोड़ा सा मैं और बेसिक में जाता हूँ। हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड है, तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड है, कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन, ठीक है। हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ पर कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, और रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं रहेगी, एंड एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे को कहा जाता है थर्मल रेडिएशन। Thermal radiation transfers heat in the form of electromagnetic waves from body at higher temperature to body at lower temperature. अब देखो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए, ये हाइयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की ऐसी कोई भी बॉडी अगर होती है तो ये सभी बॉडीज हीट रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। उसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। उसके पहले ये बॉडीज का बिहेवियर देख लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं कि देखो if Q is total thermal radiation incident on the body, then इसमें से कुछ पार्ट है वो एब्सॉर्ब होगा, कुछ पार्ट है जो रिफ्लेक्ट होगा, एंड कुछ पार्ट है जो ट्रांसमिट होगा दूसरे साइड में, ठीक है। सो टोटल रेडिएशन जो आएगी उसमें से कुछ पार्ट ये एब्सॉर्ब हो गया QA, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। अगर इसे Q से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा Q/Q इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। मतलब IA में से कितना ट्रांसमिट हुआ है, IA में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, IA में से कितना एब्सॉर्ब हो गया, एंड Q/Q विल बी 1। और देखो दिस इज QA अपॉन A is called as coefficient of absorptivity,
QR by Q is called as R, coefficient of reflectivity, and QT by Q is called as coefficient of transmittivity. कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटिविटी। तो ये रिलेशन हमारे काम का है। फिर से यहाँ पर लिखता हूँ 1 इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी आर। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन या इसका ही नाम है एब्सॉर्प्टिव पावर या एब्सॉर्प्टिविटी। ठीक है, वैसे ही आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या दूसरा नाम है इसका रिफ्लेक्टेंस। और टी आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस। अब इंटरेस्टिंग चीज है, इनके वैल्यूज पर हम इन बॉडी को नाम देते हैं। If TR equal to 1, ऑब्वियसली A एंड R 0 रहेंगे, तो ऐसे बॉडी को कहते हैं आप कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बॉडी। कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं होगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिन बॉडीज के लिए हीट रेडिएशन पास होते हैं, जिन बॉडीज के थ्रू हीट रेडिएशन पास होते हैं, is known as diathermous body। ठीक है, एग्जाम्पल इसके है ग्लास, एयर, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। ठीक है, इफ TR इक्वल टू 0, तो बॉडी इज कॉल्ड एज ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट। The substances which are opaque are called as athermonous substance। इसके एग्जाम्पल है वुड, आयरन, वाटर, कॉपर,
यहाँ पर ड्राई एयर लिखना चाहिए एंड दिस इज मॉइस्ट एयर। तो यहाँ से थर्मल रेडिएशन पास नहीं होंगे। अब ऐसे बॉडी जिनके लिए एब्सॉर्प्शन की वैल्यू 1 रहेगी इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सभी के सभी रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेगी, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, और इतनी ही 2-3 टाइप की बॉडीज है जो हमारे काम की है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, ये पूरे के पूरे रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेती है। इसमें कौन कौन आता है, आपका कार्बन ब्लैक 97% of the radiations are absorbed। ठीक है, और देखो आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हो, तो ये इस प्रकार से बनाई जाएगी। ये छोटा सा ओपनिंग रहेगा। अब इसके अंदर जो रेडिएशन आएंगे ना, वो जैसे रेडिएशन आए, तो ये यहाँ आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इधर गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इधर गया। एवरी टाइम 97% पार्ट एब्सॉर्ब होगा बिकॉज इट इज कोटेड विथ कार्बन ब्लैक। तो पहले 100 आए होंगे तो 100 में से 97 यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गए। 97 के बाद जो 3 बचे हैं उसमें से 97 यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गए, मतलब 0.09 बचे। ठीक है, फिर 0.09 में से यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गए, और इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ऑलमोस्ट सभी आने वाली एनर्जी यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाएगी। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, तो दिस इज डबल वॉल कंटेनर। ठीक है, इसके बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस है विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। सो इसका टेम्परेचर कितना भी ज्यादा बढ़ा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पोर्शन को आप पॉलिश करके रखोगे। ये आपने नॉर्मल प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया है, और सरफेस कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। इसे किससे कोट करके रखा है, लैम्प ब्लैक से। तो इस प्रकार से आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी को बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब 2-4 काम की चीजें समझनी है, देखते हैं फटाफट। तो ये तो हुआ बेसिक रेडिएशन के बारे में। क्या होता है, जो रेडिएशन आते हैं उसके साथ 3 चीजें हो सकती हैं। कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब हो गए, वॉट एवर वी आर कॉलिंग इट एज थर्मल रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ हीट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ ट्रांसमिट होंगे। अगर जो आ रहा है वो पूरे के पूरे एब्सॉर्ब हुए तो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं होगा। अगर पूरे के पूरे आए और ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो पूरे के पूरे चले जाएंगे, दैट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी। अगर पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट हो गए तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे उसे।
ठीक है। सो जो बॉडी इस प्रकार से पूरे के पूरे एब्सॉर्ब करते हैं, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो बॉडी पूरे के पूरे ट्रांसमिट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं ऐसे बॉडीज को कहते हैं डायथर्मनस बॉडी, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहते उनको ओपेक या अथर्मनस बॉडी करके कहा जाएगा। अब देखो, ये आने वाले रेडिएशन के बारे में पार्ट हुआ। अब क्या थर्मल रेडिएशन सिर्फ इस प्रकार की बॉडीज ही एमिट कर सकती है क्या? तो ऐसा नहीं है। ऑल बॉडीज radiate and absorb energy simultaneously। ठीक है। एब्सॉर्ब करना तो उसके एब्सॉर्बिविटी पर डिपेंड करेगा। द रेडिएशन एमिटेड आर proportional to पर यूनिट टाइम। हीट ट्रांसफर का रेट होता है ये। आर proportional to nature of emitting surface, its area and its temperature। ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये डिपेंड करता है, तो इसका रिलेशन हम लिख सकते हैं एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर के टर्म में। Q अपॉन A इंटू टी। ठीक है। ये एमिसिव पावर है कि हीट रेडिएटेड पर सेकंड अपॉन एरिया इक्वल टू एमिसिव पावर। ठीक है। आर। और यहां पर फिर आप एक चीज डिफाइन करते हो, कोइफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी या कोइफिशिएंट ऑफ एमिशन। which is denoted by E equal to R upon RB, that is emissive power of body divided by emissive power of black body। ब्लैक बॉडी जितनी हीट रेडिएट करती है उसके कंपैरेटिवली गिवन बॉडी कितनी रेडिएट कर रही है। ठीक है। सो ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू आती है 1। ठीक है। ब्लैक बॉडी के लिए
एमिसिविटी 1 रहेगी। ठीक है। और किरचॉफ ने एक इंटरेस्टिंग लॉ दिया है, क्या कहा किरचॉफ ने? इसने कहा है एट अ गिवन टेम्परेचर the ratio of emissive power coefficient of absorption of a body is equal to emissive power of black body at the same temperature for all wavelengths। अभी देखा हमने एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ये आ जाएगी 1 उस केस में, और इस केस में आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम दो इंपॉर्टेंट लॉ देखते हैं। पहला लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ क्या कहता है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि देखो भैया, कि लैम्बडा मैक्स is inversely proportional to temperature, that is lambda max into T equal to constant। ठीक है। ये कांस्टेंट है वेन्स लॉ, वेन्स कांस्टेंट। सो लैम्बडा मैक्स into T equal to 2.897 into 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन। सो देखो कहना क्या है, सो एट अ गिवन टेम्परेचर a body will radiate waves of different wavelengths out of which lambda max wavelength will transmit maximum energy। ठीक है। एक गिवन टेम्परेचर पर सिर्फ अकेली वेवलेंथ आने वाली नहीं है, देयर विल बी मल्टीपल वेवलेंथ्स, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ वेवलेंथ की। ठीक है। तो उसमें से लैम्बडा मैक्स ये जो वेवलेंथ है ये मैक्सिमम एनर्जी कैरी करने वाली है। सो आने वाले जो रेडिएशन रहेंगे उसकी इंटेंसिटी आप सेंस करोगे। जिस रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम, दैट इज जो रेडिएशन मैक्सिमम एनर्जी लेकर आ रहे हैं, जो रेडिएशन मैक्सिमम एनर्जी लेकर आ रहे हैं उसके लिए आप लैम्बडा मैक्स इनटू टी ये रिलेशन यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये वेवलेंथ ज्यादा रेडिएशन लेकर आ रहे हैं ना, मतलब उस सरफेस का टेम्परेचर टी रहेगा।
उस सरफेस का टेम्परेचर T रहेगा। ठीक है। एंड दूसरा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये भी बड़ा बढ़िया लॉ है। ये क्या कहता है, देखो, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी per unit area or the power radiated per unit area of a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। So energy radiated is directly proportional to energy radiated per unit area। ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा R is directly proportional to T to the power 4, इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा। R क्या होता है यहाँ पर, is energy radiated per unit area per unit time इक्वल टू सिग्मा T to the power 4। यहाँ से आप लिखोगे हीट ट्रांसफर का रेट इक्वल टू सिग्मा A T to the power 4। ठीक है। फॉर दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 है तो हमारे ऑर्डिनरी बॉडी की एमिसिविटी इप्सिलॉन रहेगी। अब देखो, जब बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगी तो उतने समय में वो एब्सॉर्ब भी करती है। सो नेट हीट रेडिएटेड, नेट एनर्जी रेडिएटेड का अगर रिलेशन लिखना है तो आप लिखोगे इप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए T टू द पावर 4। ये उसने रेडिएट किया होगा बट सराउंडिंग से उसने कुछ एब्सॉर्ब भी किया होगा। वेयर T is temperature of body and T naught is temperature of surrounding। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी वो एमिट करते हैं उतने ही एब्सॉर्ब करते हैं, तो E इक्वल टू अल्फा। सो जो एमिट करेगी इट विल बी टेम्परेचर टू द पावर 4, बट सराउंडिंग भी एमिट करेगा और वो उतनी ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है। सो ये होगा नेट हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखो क्या क्या कहा। रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको मटेरियल मीडियम नहीं लगता है, जो आती है उसमें से कुछ एब्सॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। ये रिलेशन आ जाएगा 1 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है देख लिया, ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होती है देख लिया, ओपेक डायथर्मस अथर्मस क्या होता है देख लिया।
ठीक है। फिर एमिसिव पावर या एमिसिविटी देखी, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन देखा, वो कहा कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जितनी उसकी एमिसिव पावर है उतनी ही उसकी एब्सॉर्प्टिव पावर रहेगी। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा कि मैक्सिमम रेडिएशन जिस वेवलेंथ से आ रहे हैं दैट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर उस बॉडी का इक्वल टू कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट। एंड फिर फाइनली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा, ठीक है।